अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्टर इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 से कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। तो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, ये अगर डिफरेंसेस आए तो आप सिंपली इन दोनों के की पॉइंट्स लिख सकते हैं, और अगर जो पॉइंट्स ना आए तो आप उनके सारे ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे डिस्कस कर सकते हैं और सेक्शन में ये सारे डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट की जो फ्यूजन होती है वो नहीं होती, जैसे कि ये है मेल गैमेट ओवम, और ये है फीमेल वो सॉरी स्पर्म, और ये है मेल गैमेट फीमेल गैमेट। फीमेल क्या है? ओवम, और मेल क्या है? स्पर्म। जब इन दोनों की फ्यूजन होती है तो क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये होती है रिप्रोडक्शन। अगर से फ्यूजन नहीं हो रही तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद है इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपली क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल होती है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि ये स्पोरोफाइटा फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा सिंपली। तो ये इस तरह डिवाइड हो गया तो ये हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? ये ओवन है, ये स्पर्म है, ये जॉइन होंगे, जाइगोट बनेगा, तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यूजुअली टू पेरेंट ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस आर इन्वॉल्व, यानी कि दो ऑपोजिट सेक्सेस, जो एक आ रहा है फीमेल से एक आ रहा है मेल से, ये दोनों मिलेंगे देन जाइगोट बनेगा। तो ये हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल। ये आपने याद रखना है कि ये क्या होता है? ऑपोजिट सेक्सेस जो होते हैं involved हैं। और इसके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होती है सिर्फ एक पेरेंट में, एक सेक्शन में। के बाद है ऑस्प्रिंग आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर डेथ। तो ए सेक्शन में क्या होता है? जो ऑस्प्रिंग होता है, यानी कि जो इसका रिजल्ट निकल रहा है ए सेक्शन में, वो सेम हो रहा है। ए सेक्शन रिप्रोडक्शन जैसे कि माइटोसिस होती है उसमें, फॉर एग्जाम्पल जो शेप इसका होगा, जितने क्रोमोसोम इसके होंगे पेरेंट के होंगे, उतने ही ऑफस्प्रिंग में भी आएंगे, यानी कि उतनी ही जो डॉटर सेल्स है उनमें आएंगे। और सेकंड में क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू एनी वन ऑफ द पेरेंट। तो इस सेक्शन में क्या होता है? जो ऑफस्प्रिंग होता है वो सिमिलर नहीं होता, जैसे कि हमारे पेरेंट्स का चेहरा हमसे अलग है, हमारा अलग है, तो वी आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। तो ये एग्जाम्पल होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉल क्या है? Organisms are genetically similar to each other as well as to their parents. तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके होंगे उतने ही पेरेंट्स होंगे उसके डॉटर में आएंगे, जितने जो है करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट होंगी उसकी डॉटर में आएंगे। एग्जैक्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ए सेक्शन में। और सेक्शन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंट्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हम अपने पेरेंट्स से नहीं, सिर्फ रिजेम्बलेंस जरूर होती है पर एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं होते। तो यही वजह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है? जेनेटिकली डिसिमिलर, नो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती, यानी कि जो कोई भी न्यू कॉम्बिनेशन और जीन्स नहीं होता, जो पेरेंट है वही बच्चे में आए। उसके बाद है यानी कि जो पेरेंट में होता है वही डॉटर सेल में आए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स व्हिच कॉजेस वेरिएशन एंड लीड्स टू एवोल्यूशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, यानी कि कुछ चेंजेस आती है, जेनेटिकली मेकअप चेंज होता है। पेरेंट के मदर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, फादर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, तो उसके रिजल्ट में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, कोशिश करिएगा कि एसेक्सुअल के दरमियान जब डिफरेंसेस लिखेंगे, कोई भी डिफरेंसेस लिखे तो आप कॉलम में लिखने की कोशिश करें। इस तरह चेकर को रीड करने में इजी होगी तो आपको मार्क्स आसानी से मिलेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, जो ओवम है और जो स्पर्म है उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसके अंदर दो पेरेंट की नीति नहीं। इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। क्या होता है? सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, जो क्या होता है? जो सिंपली जो डिवीजन करता है, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, मुख्तलिफ तरीके से
इस एक्सजेल के थ्रू पेरेंट जो है अपने ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो क्या होता है, ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सेल के अंदर माइटोसिस हो रही है, क्या हो रहा है उसके अंदर सिमिलर सेल्स डिवाइड होती है और सिमिलर सेल्स ही बनती है, मुख्तलिफ सेल नहीं बनती। स्टमक की सेल्स स्टमक की सेल्स ही बनाएंगी, स्किन की सेल्स ही बनाएंगी, एग्जैक्टली सिमिलर बनाएंगी। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। In this type of reproduction, usually two parents of opposite sexes are involved. हाँ, यानी कि क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ओवम हुआ, ये आया स्पर्म हुआ, ये दोनों कंबाइन हुए, उसके बाद इन्होंने बनाया जाइगोट। तो ये क्या हुई है, रिप्रोडक्शन हुई, कौन सी हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यूजुअली टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस आर इन्वॉल्व। दो ऑपोजिट सेक्सेस होते हैं, एक मेल है जिससे स्पर्म आ रहा है, फीमेल है जिससे क्या आ रहा है, फीमेल है जिससे आ रहा है ओवा। The offspring are not exactly similar to one another of the parents। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं होते, रिजेम्बलेंस जरूर होती है पर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, डिफाइन पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। पॉलिनेशन बतानी, सॉरी, और उसके टाइप बताना। पॉलिनेशन होती क्या है, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच पॉलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपका ये आ गया फ्लावर। अब क्या होगा, मेन जो पार्ट होगा वो क्या होता है, एंथर, और फीमेल क्या है, स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा में क्या होती है, पॉलिन ट्रांसफर होती है। तो ये स्टिग्मा कहाँ मौजूद होता है, कार्पेल में मौजूद होता है जहाँ ट्रांसफर होता है। तो अब ये जो प्रोसेस होता है ना, जो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन जिसके थ्रू होती है वो होती है पॉलिनेशन। ये आपने याद, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। उसके बाद है इसकी दो टाइप्स होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सिंपल सी बात है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम द एंथर टू स्टेम टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। सिंपल सी बात है, अगर एक ही किस्म के फ्लावर पे के दरमियान अगर एंथर स्टिग्मा पे जा रहा है, एक ही किस्म के प्लांट्स, एक ही किस्म के प्लांट, याद रखना है, एक ही किस्म का फ्लावर हो, तो वो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर एक ही प्लांट हो, जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, एक ही प्लांट हो, एक ही प्लांट की टाइप हो, देन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जिसमें स्टिग्मा जा रहा है, स्टेमन जो है वो स्टिग्मा तक जा रहा है। याद रखना है, स्टेमन क्या है, मेल, और स्टिग्मा क्या है, फीमेल। उसके बाद है क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम अनदर of one flower to stigma of other flower belong to another plant of same species। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब पॉलिन ग्रेन जो कि ट्रांसफर हो रही है कहाँ से, इसके अंदर भी ट्रांसफर वही होता है जो कि स्टेबिन से स्टिग्मा पे जाता है। और स्टिग्मा कहाँ मौजूद होता है, कार्पल पे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि अनदर प्लांट, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, राइट डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के दरमियान डिफरेंसेस बताने। आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन क्या होती है, इट इज अ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट विदाउट ह्यूमन एफर्ट। अगर जो नेचुरली डेवलप हो रहे हैं प्लांट्स, तो वो किसके थ्रू हो रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो वो किसके थ्रू हो रही है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू, अगर नेचुरली ही डेवलपमेंट हो रही है प्लांट। और अगर आर्टिफिशियली डेवलपमेंट हो रही है तो वो किसके थ्रू हो रही है, वो हो रही है अगर चाहे वो ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू हो रही है, अगर ह्यूमन उसकी प्रोपिगेशन करे। उसके बाद करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यूजुअली अकर्स बाय रूट स्टेम और लीफ। तो नेचुरली किसके थ्रू होती है, रूट के थ्रू होती है, स्टेम के थ्रू होती है, लीव्स के थ्रू होती है। और आर्टिफिशियल किसके थ्रू होती है, सेल्स के थ्रू, टिश्यूज या कटिंग ऑफ स्टेम के थ्रू होती है, यानी कि स्टेम को कट करके, टिश्यूज को प्लांट करके, या सेल को, मतलब जो ह्यूमन कर रहे हैं। उसके बाद है स्टेम रनर्स ग्रो हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। तो स्टेम के जो रनर्स होते हैं वो इस तरह से ग्रो करते हैं जैसे कि मुख्तलिफ प्लांट्स में पाया जाता है, ऐसा होता है। उसके बाद है द मेथड और टिश्यू कल्चर। टिश्यू को किसी को ट्रांसप्लांट करना या कटिंग करना, ग्राफ्टिंग करना, ये सारी आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन है। उसके बाद है रूट्स लीफ प्लांट इमर्जेस आउट ऑफ द सॉनी मॉडिफाइड रूट नोन एज ट्यूबर। तो ये जो मॉडिफाइड ट्यूब होती है इसको ट्यूबर बोलते हैं, और इसके थ्रू अगर हो रही है तो वो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन कैसे होती है,
जो है आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन किसमें होती है, रूट में भी यूज, रूट को यूज किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद है लीज ऑफ अ फील्ड प्लांट दी अटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो अगर जे पेरेंट से डी अटैच होकर अगर न्यू में डेवलप हो रहा है, जैसे कि ब्रायोफाइलम, वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, वो नेचुरली हो रही है। उसके अलावा आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन क्या है, अगर टिश्यू हटाकर निकाल कर किसी और प्लांट में लगाए जाए तो वो होती है आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, राइट डिफरेंस बिटवीन एपोगेल एंड हाइपोगेल जर्मिनेशन। एपोगेल जर्मिनेशन और हाइपोगेल जर्मिनेशन में डिफरेंसेस बताने। तो एपोगेल क्या होता है, जो अबव होता है, अबव, और जियो का मतलब होता है अर्थ। अगर जब वो अबव हो रहा है अर्थ के तो वो क्या होगा, एपिजेल, और अगर बिलो हो रहा है अर्थ के यानी कि जमीन के अंदर हो रहा है तो फिर क्या होगा, हाइपोजेल। उसके बाद है द टाइप ऑफ जर्मिनेशन, the type of germination where seeds come above the soil during germination। तो वो जर्मिनेशन जिसमें सीड जो हो वो सॉइल के बाहर आ जाए, अबव द सॉइल। ये सॉइल है, ये सीड है। अब क्या हो रहा है, जो सीड है वो जर्मिनेट होकर सॉइल के बाहर आ रहा है, तो ये है एपोजियल जर्मिनेशन। और अगर हाइपोजेल है तो क्या होगा कि सीड जो है वो जर्मिनेट होकर कहाँ जाएगा, ये सीड है, ये जर्मिनेट होएगा, और ये जर्मिनेट होकर सॉइल के अंदर जाएगा, रिमेन्स इन द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर ही रहेगा, तो ये हो गया हाइपोजियल, रिमेन्स इनसाइड द सॉइल। और क्या होगा, सीड कम आउट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन, किसमें, एपोजियल। उसके बाद है द ग्रोथ रेट ऑफ हाइपोकोटाइल इज हायर देन एपिकोटाइल। तो जो ग्रोथ रेट होता है हाइपोकोटाइल का वो ज्यादा होता है एपिकोटाइल से। हाइपोकोटाइल होता है जो ऊपर जाता है, एपिकोटाइल होता है जो नीचे जाता है। तो हाइपोकोटाइल का जो ग्रोथ रेट होता है वो ज्यादा होता है, एपिकोटाइल का कम होता है। उसके अलावा हाइपोजियल में उल्टा होता है, एपिकोटाइल का ज्यादा होता है, नीचे ज्यादा जाता है और ऊपर कम आता है हाइपोकोटाइल। याद रखेंगे, हाइपो ऊपर वाला, एपी नीचे वाला। एपी हाइपो में एपोजियल में क्या होगा, हाइपो ज्यादा जल्दी ग्रो होगा, और हाइपोजियल में क्या होगा, एपिकोटाइल जल्दी ग्रो होगा, ऑपोजिट होगा। उसके बाद है हाइपो कोटाइल ग्रो इन द फॉर्म ऑफ आर्च। तो हाइपोकोटाइल किस तरह ग्रो होता है, आर्च के फॉर्म में ग्रो होता है। और जो कोटाइल है वो किस तरह ग्रो होता है, हाइपोजियल में, वो डज नॉट ग्रो इन द फॉर्म ऑफ आर्च, वो आर्च के फॉर्म में ग्रो नहीं होता, यानी कि इस तरह आर्च की तरह नहीं निकलता हाइपोजियल में, लेकिन एपिजियल में निकलता। उसके बाद है द कॉन्टिनेंटल बिकम ग्रीन व्हेन सम अबव द सॉइल एंड वर्क एज फर्स्ट फॉलिएज। तो जो एपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, कॉटिलिडन ग्रीन कलर के हो जाते हैं, और क्या होता है, कम अबव द सॉइल, सॉइल के बाहर आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एपोजियल में। हाइपोकोटाइल जल्दी ग्रो होता है तो वो बाहर आ जाता है, सॉइल जो सीड जर्मिनेट होके बाहर आ जाता है। उसके अलावा क्या होता है, हाइपोकोटाइल में जो होता है कॉटिलिडन डू नॉट टर्न ग्रीन, कॉटिलिडन जो होता है वो ग्रीन नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, राइट डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, अ, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इनके दरमियान डिफरेंसेस बताएंगे। तो अगर आपको पॉइंट्स बताऊंगे तो आप ये भी बता सकते हैं, डिफरेंसेस हो तो आप दोनों चीजें याद रखेंगे, तो आप तीन तीन डिफरेंसेस दोनों के लेकिन कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के बाहर हो रही है वो क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रही है वो हो रही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ये वाटर के अंदर होती है, क्योंकि जाहिर है उसको किसी मीडियम की तो जरूरत होगी ना फर्टिलाइजेशन के लिए, डायरेक्ट हवा या सॉइल में तो नहीं हो सकती, उसको वाटर की जरूरत पड़ेगी। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, मेल जो होता है ऑर्गन फीमेल में एंटर होता है, उसकी वजह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद है बोथ गैमेट्स मैच्योर एट सेम टाइम। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होती है, जो गैमेट्स होते हैं वो एक ही टाइम में मैच्योर होते हैं, ठीक है। और जो होता है मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही टाइम पे मेच्योर होता है, एक ही टाइम पर फर्टिलाइज होते हैं बाहर वाटर में। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक मेच्योर पहले हो जाए, कोई दूसरा बाद में मेच्योर हो, तो मेल मेच्योर आफ्टर ईच अदर, मतलब अलग अलग हो सकते हैं मेच्योर।
उसके बाद क्या है, गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट्स बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं वो लिमिटेड नंबर में यानी कि कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ये आपने याद रखना है। एक्सटर्नल में ज्यादा नंबर में और इंटरनल में लिमिटेड नंबर। और क्या होता है, टेक्स प्लेस इन फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो किस में होती है, फिशेस में और एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग्स में होती है। अभी इनमें क्यों हो रही है, क्योंकि वाटर में रहते हैं। अब जो है ये वाटर का एज ए मीडियम यूज करते हैं, जिसमें क्या होती है कि फर्टिलाइजेशन होती है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होती है, रेप्टाइल में, एज में, मैमल्स में, इवन ह्यूमंस में भी क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ये आपने याद रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को किसी मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम क्या होता है, वाटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, डिफाइन द फॉलोइंग पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवर्स, omnivores, carnivores। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, which lives in or on the body of other organism called host, they get food from the host on dead or decaying organism। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं, और ये क्या करते हैं, और जिस बॉडी के ऊपर ये अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। जैसे कि लाइस है, जो वो क्या है, एक पैरासाइट है, वो बॉडी के ऊपर रहती है। इसके अलावा टेपवर्म है, वो भी एक पैरासाइट है, वो कहाँ रह रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं। और पैरासाइट में क्या होता है, जो होस्ट होता है उसका नुकसान होता है और पैरासाइट का फायदा होता है, मतलब एक का नुकसान एक का फायदा। और क्या होता है, ये होस्ट से ही फूड लेते हैं। और क्या होता है, ये होस्ट को नुकसान देते हैं, ये पैरासाइट क्या करते हैं, होस्ट को नुकसान देता है। और ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को भी खाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये होस्ट को नुकसान देता है, ये अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। और इनका फायदा होता है और होस्ट का नुकसान होता है। उसके बाद इंसेक्टिवोर। इंसेक्टिवोर क्या होता है, प्लांट दैट कैप्चर एंड डाइजेस्ट ईदर पैसिवली, एग्जाम्पल पिचर प्लांट। यानी कि इंसेक्टिवोर क्या होता है, वो प्लांट होता है जो कि कैप्चर करता है इंसेक्ट्स को और उन्हें डाइजेस्ट करता है, लाइक पिचर प्लांट। तो इंसेक्टिवोर प्लांट की ये स्टोरी होती है कि ये इनके अंदर वैसे तो ये क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये उस कमी को दूर करने के लिए इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है। तो ये उस कमी को किसके जरिए, इंसेक्ट के जरिए पूरा करते हैं। ये इनके ऊपर पिक्चर प्लांट पे एक आ, दो फेसेस है समझ लें, और वो इंसेक्ट को पकड़ के उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, और उनकी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ये आपने याद रखना है, उनको किस चीज की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी थी, एमसीक्यू में पूछा जाता है। उसके बाद है ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स क्या होता है, एन एनिमल और पर्सन दैट ईट्स अ वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स। तो ऑमनीवोर्स क्या होते हैं, जो कि क्या खा सकते हैं, जो प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल भी खा सकते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ एनिमल खाते हैं, ठीक है। ऑमनीवोर्स में हम आ गए, हम प्लांट भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं, ठीक है। और कार्निवोर्स क्या होते हैं, वो चीज सिर्फ क्या खाते हैं, वो एनिमल को खाते हैं। और एनिमल को कैसे खाते हैं, ये देखें, ये सनलाइट पर ही प्लांट पे, ठीक है। प्लांट को कौन खाएगा, प्लांट को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि अ, जो सारे हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में डियर आ गए, गोट आ गए, काव आ गए, सारे प्राइमरी कंज्यूमर है। और प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि हम गोट को खाते हैं तो हम एक तरह से, हम ओमनी बोल रहे हैं तो हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। तो द टाइप ऑफ कंज्यूमर विच फीड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज एग्जाम्पल गेट एनर्जी एंड फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर। यानी कि इनको सेकेंडरी कंज्यूमर को फूड और एनर्जी कहाँ से मिल रही है, प्राइमरी कंज्यूमर को खाकर। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, ये सारे वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स पे पाते हैं। तो कार्निवोर्स अपने याद रखना है, जैसे कि शेर है, फॉक्स है, डॉग है, ये सारे क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि कार्निवोर्स है। और हम भी यही, हम ये सारे क्या है, कार्निवोर्स है। और हम क्या है, ओमनिवोर्स है, हम लोग भी सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद है सेप्रोफाइट, अ प्लांट, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि वो प्लांट, फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पर जिंदा रहे। डेड ऑर्गेनिज्म मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो उनको ब्रेक डाउन करते, दैट ऑर्गेनिक मैटर को शॉर्ट पीसेस में। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज क्या होते हैं, डिजीजेज और इन्फेक्शन विच आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू जेनाइटल ऑर्गन्स। तो जेनाइटल ऑर्गन्स के जरिए जो डिजीज एक बंदे से दूसरे बंदे में आ रहा है,
उसे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और क्या होते हैं, एंजेंटल फ्लूइड, जेंटल फ्लूइड लाइक सेमेन जो मेल में प्रोड्यूस होता है, that contains sperm during sexual contact called sexually transmitted disease। यानी कि ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट तो जेनाइटल ऑर्गन्स के थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाते हैं। उसके बाद समटाइम्स दे कैन स्प्रेड थ्रू इंटीमेट फिजिकल कॉन्टेक्ट और वेल लाइक herpes स्प्रेड बाय गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल herpes। ये जो है ये आपको पता चाहिए, ये जो ये सारी डिजीजेस है, ये वो डिजीजेस हैं जो कि क्या कॉज कराते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज कराते हैं। और ये इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट ये एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर पे आते हैं। उसके बाद एड्स, एड्स का फुल फॉर्म आपने याद रखना है, एक्वायर्ड अमाइनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किसकी वजह से होता है, ये जो है इसका भी एमसीक्यू में आ सकता है फुल फॉर्म। और ये एड्स किसकी वजह से होता है, एचआईवी की वजह से ये भी आ सकता है। एचआईवी क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद क्या है, एचआईवी इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, सेक्सुअल कांटेक्ट, प्लेसेंटा, मदर्स मिल्क। तो एचआईवी कैसे किस किस थ्रू आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही है हमेशा, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके थ्रू भी आ सकता है, जिससे ब्लड का कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्लेसेंटा के थ्रू भी आ सकता है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। उसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह इन सब के वजह से ये हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की डेफिनेशन, उनके उनके एग्जाम्पल्स और एड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है डिफाइन क्रोमोजोम एंड सेल। तो क्रोमोजोम और उसके टाइप्स के बारे में बताना है। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपने याद रखना है। appear at the time of cell division, include found in specific number made up of chromatin material in eukaryotic cell। तो इनका काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन कराते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या करते हैं, फाउंडिंग स्पेसिफिक नंबर, हमें पता है हम ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम मौजूद हैं, ये आपने याद रखना है। ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, 46। और 46 के दो पेयर्स बनते हैं क्या, 23 और 23, ठीक है। अब ये जो सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक होते हैं। और ये इनके अंदर ये किस चीज से बनते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल से बनते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ये क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था, जो क्या हो, सिंगल सेल से ना हो बने हो यूकैरियोटिक सेल, और उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाउंडेड हो, और क्या हो वो मल्टी सेल्यूलर। तो ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर क्रोमेटिन से मिलके, क्रोमेटिन मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। उसके बाद क्या है, दे कंटेन हेरिडिटी यूनिट कॉल्ड जीन्स। इनके अंदर कौन सा हेरिडिटी यूनिट मौजूद होता है, जीन्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किन किन चीजों से बनते हैं, डीएनए से, बेसिक प्रोटीन से, हिस्टोन से। appear during cell division in the shape of rod। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये किस चीज से बनते हैं, डीएनए से, प्रोटीन से, और बेसिक प्रोटीन जिसका नाम क्या होता है, हिस्टोन से। याद रखना है वो कौन सा प्रोटीन होता है जो क्रोमोसोम में मौजूद होता है, तो हिस्टोन होता है। और ये सेल डिवीजन में किस फॉर्म में अपेयर होते हैं, किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, रॉड के फॉर्म में। ये इस तरह कुछ मौजूद होते हैं, ये इसके दो इस तरह मौजूद होते हैं। उसके बाद है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है, क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म। अगर इक्वल आर्म्स हैं तो ये क्या होगा, अगर जो क्रोमोसोम के इक्वल आर्म्स होंगे तो आपने याद रखना है क्या होगा, मेटासेंट्रिक होगा। अगर जे क्या होगा, अनइक्वल आर्म्स होंगे तो आपने याद रखना है ये सब मेटासेंट्रिक होगा। और अगर जे एक क्या होगा, रॉड लाइक क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर वेरी लॉन्ग, द सेंट्रोमियर इज सब टर्मिनल। और अगर ऐसा हो कि एक बहुत छोटा हो और एक बहुत लंबा हो तो ये क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक, ये सब टीरोसेंट्रिक। याद रखेंगे आप, वेरी लॉन्ग और वेरी शॉर्ट। और टीलोसेंट्रिक क्या होता है, लोकेशन और सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। ये सेंट्रोमियर होता था, एक क्रोमेटिड होता था। अब ये जो सेंट्रोमियर है ये एंड पे होगा, और क्या होगा, क्रोमोसोम के एंड पे होगा सेंट्रोमियर। तो ये क्या होगा, टीलोसेंट्रिक होगा।
ये आपने याद रखना है कि टीलोसेंट्रिक एंड पे मौजूद होएगा अगर क्रोमोसोम के, सेंट्रोमेयर अगर एंड पे मौजूद होगा क्रोमोसोम के तो ये होगा टीलोसेंट्रिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, डिफाइन जीन एंड अलील। जीन और अलील के बारे में बताना है। तो जीन क्या होती है? जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे छोटा बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटी का, हेरिडिटी क्या होता है? वो चीज जो पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में आए उसको बोलते हैं जीन्स। तो ये अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है तो ये हेरिडिटी है। और क्या हो रहा है? ये किसके थ्रू हो रहा है? जीन के थ्रू। जीन होल्ड द इंफॉर्मेशन टू बिल्ड एंड मेंटेन सेल एंड पास जेनेटिक ट्रेड टू ऑफस्प्रिंग। तो जीन क्या करता है? होल्ड करता है इंफॉर्मेशन को, और क्या करता है? मेंटेन सेल्स एंड पास जेनेटिक ट्रेड टू ऑफस्प्रिंग। ये जो ट्रेड्स होते हैं, यानी कि कुछ चीजें जो पेरेंट में मौजूद है वो बच्चों में जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं, जेनेटिक ट्रेड्स। लाइक कुछ चीजें जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो बच्चे में होती है, वो मदर से मिलती है, कुछ पेरेंट्स से मिलती है, तो ये सब जीन की वजह से होता है। उसके बाद है अलील। तो अलील क्या होता है? अलील इज वन ऑफ टू और मोर वर्जन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, अ सिंगल बेस और अ सेगमेंट ऑफ बेसेस। यानी कि एक सिंगल बेस या एक सेगमेंट ऑफ बेस ये अलील्स होती हैं। अगर क्या हो? डीएनए सीक्वेंस हो एक, क्या हो? वो दो या दो से ज्यादा, अगरचे डीएनए की सीक्वेंस बन जाए तो हम उसे एलील बोलते हैं। और ये क्या होता है? एट गिवन ये किसी जीनोमिक लोकेशन पे मौजूद रहते हैं। कि किधर पाई जाएंगे? जीनोमिक लोकेशन इनकी अलग अलग होती है। एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स टू एलील्स। अब हर इंडिविजुअल जो होता है दो तरह के एलील्स को इनहेरिट करता है। one from each parent from any given genomic location where such variation exists। अब दो ट्रेड जो होते हैं, दो एलीज मदर से और पेरेंट्स से आते हैं। अब जो ट्रांसफर होगा वो क्या बन जाएगा? द टू एलीज आर द सेम, द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर द एलील। अब लाइक फॉर एग्जांपल, हेयर का कलर की एलील है, एक मदर से आया ब्लैक, फादर से आया ब्राउन। अब दो अलग अलग है। तो क्या होगा? जो डोमिनेंट होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी और जो नहीं होगी वो वहीं रह जाएगी। उसके अलावा अगरचे दोनों अगर ब्लैक होंगे, दोनों मदर और फादर से दोनों एलील ब्लैक आएंगे, तो क्या होगा? जो इंडिविजुअल होगा वो होमोजाइगस होगा उस एलील के, यानी कि सेम होना। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, डिफाइन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वेयर इंफॉर्मेशन वाज कंटेन्ड इन अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीज इन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, दैट इज आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो मेथड होता है वो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। दोनों में प्रोटीन ही बनेगी लेकिन तरीका अलग होगा। वेयर इंफॉर्मेशन विच कंटेन अ स्पेसिफिक सेगमेंट, डीएनए क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले कॉपी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। अब ये क्या होगा? ये जो डीएनए कॉपी हुआ है ये किस फॉर्म में होगा? जेनेटिक कोड के फॉर्म। और ये क्या कहलाएगा? आरएनए कहलाएगा। अब ये जो आरएनए होगा ये कैरी करेगा इंफॉर्मेशन को कहाँ से? डीएनए से सीक्वेंस टू राइबोसोम। अब आपको पता है कि डीएनए का मौजूद होता है न्यूक्लियस में, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या मौजूद होता है? डीएनए, ठीक है। अब डीएनए जो होता है वो सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। डीएनए को अगर कोई इंफॉर्मेशन कैरी करनी है तो वो बाहर जो राइबोसोम है उस तक कैसे लेके जाएगा? तो वो राइबोसोम तक, राइबोसोम कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में मौजूद है। अब इंफॉर्मेशन जो है डीएनए से साइटोप्लाज्म तक, जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो वो पहुंचेगा मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तब ये जो इंफॉर्मेशन को कॉपी होना होता है एमआरएनए के थ्रू वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ये देखें, जैसे ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर है छोटा सा राइबोसोम। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब डीएनए को अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है राइबोसोम तक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो किसके थ्रू भेजेगा? वो भेजेगा एमआरएनए, एमआरएनए के थ्रू। ये अपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन क्या होती है? इन द सेकंड स्टेप टू अदर टाइप ऑफ आरएनए, T transfer RNA and ribosomal RNA translate of messenger RNA into specific sequence of amino acid which help to synthesize it। तो सिंपल सी बात है कि जो सेकेंड स्टेप क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद? ट्रांसलेशन।
इसमें ये जैसे उसके अंदर mRNA यूज होता था, इसके अंदर tRNA और RNA यूज होता है। अब tRNA और RNA का काम क्या होता है, ट्रांसलेट करके देते हैं इंफॉर्मेशन किसको, mRNA, किस फॉर्म में, स्पेसिफिक सीक्वेंस के फॉर्म। और स्पेसिफिक सीक्वेंस किसकी होती है, अमाइनो एसिड की। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करा। सिंपल सी बात है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में mRNA था, ट्रांसलेशन में क्या होगा, tRNA और RNA होगा। ये करेंगे ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन को, और किस तक पहुंचाएंगे, mRNA तक, ताकि वो किस इंफॉर्मेशन में, किस जो फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन का क्या होगा, अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी अमाइनो एसिड। और फिर ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताने हैं हमने। तो द मॉडल ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय वॉटसन। डीएनए का मॉडल सबसे पहले किसने दिया था, वॉटसन ने दिया था। वॉटसन ने और क्रिक ने दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन एक्सरे फोटोग्राफ्स एंड केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग डीएनए। तो ये क्या है, ये मॉडल किसकी बेसिस पे है, एक्सरे फोटोग्राफी किसकी, डीएनए। अब इस ये जो मॉडल है क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये आपने याद रखने के लिए किसने दिया है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल यानी कि ये इस फॉर्म में होता है, डबल हेलिकल। और क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ईच हेलिक्स इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। अब ये जो एक है, ये किससे मिलके बनता है, दो डबल हेलिक्स से, दो हेलिक्स हो गए। ये मैंने आपको बताया, दो हेलिक्स से बन गया डीएनए। और ये जो एक हेलिक्स होता है, ये एक एक जो एक हर हेलिक्स जो होता है किससे बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से बनता है। पॉलीन्यूक्लियोसाइड की चेन से बनता है, जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ट्विस्ट अराउंड ईच अदर। ये ट्विस्ट हो गया ना दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर। और क्या होता है, द आउटर पार्ट इज कॉल्ड अपराइट। जो आउटर पार्ट होता है वो होता है अपराइट, विच आर मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब ये जो इसका आउटर पार्ट है, ये किससे मिलके बनेगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर से मिलके बनेगा। और क्या होगा, और डीऑक्सीराइबोस शुगर से मिलके बनेगा, और किससे मिलके बनेगा, फॉस्फेट के थ्रू बनेगा। और जो इसका इनर पार्ट होगा वो क्या कहलाता है, रिंग्स। और वो किससे मिलके बनेगा, पेयर नाइट्रोजन बेसिस। ये आपने याद रखना है। ये जो है, ये दो हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, ये जो हेलिकल जो एक एक है, ये किससे मिलके बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। दो जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो ट्विस्ट हुई है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट क्या अपराइट कहलाएगा, जो कि किससे बनता है, डिऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट से। और इनके दरमियान जो चीज मौजूद होगी वो क्या होगी, ये जैसे है, अगर हम जूम करके देखें, ये इस तरह से होगा। तो इसके दरमियान जो दो नाइट्रोजन बेसिस मौजूद है, इस तरह दो नाइट्रोजन बेसिस मौजूद होंगी। और इसको क्या कहेंगे, रिंग्स कहेंगे। आपने याद रखना, इनको बोलेंगे रिंग्स। और ये पेयर नाइट्रोजन बेसिस होगा। बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर विच शेयर टुगेदर बाय हाइड्रोजन। ये जो दोनों हेलिक्स हैं, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे से मिलते जो सेम होते हैं। और क्या होते हैं, इनके दोनों एक दूसरे से मिले हुए कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू मिले हुए। ये आपसे पूछे जा सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, दिस इज एडेनिन पेयर विद एडि। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो यहाँ पेयर बनाते हैं, इनके अलग अलग क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं। लाइक एडिनिन का पेयर बनता है थाइमिन के साथ, साइटोसिन का पेयर बनता है गुआनिन के साथ। ठीक है, ये दो चीजें जिनका पेयर बनेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, डिफाइन एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है ये हमने बताना है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस मोस्टली यूज्ड टू फाइट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, वो जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसको मारते हैं, बैक्टीरिया से लड़ते हैं। दे ट्रीट इन्फेक्शन बाय किलिंग और डिक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं या उसे मार देते हैं सिंपली। एंटीबायोटिक का मतलब यही है कि वो एंटी है किससे, बैक्टीरिया से। These can be produced naturally by microorganism। ये किसके थ्रू बनाया जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया से भी बनाया जा सकता है, फंगाई से भी बना सकता है। और फिर इन्हीं से जो बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए एंटीबायोटिक्स, ये किसको किल करते हैं, बैक्टीरिया को। और कैन बी ड्राइव बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेबोरेटरी और कैन बी सिंथेसाइज इन लैब।
अब ये लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है और सिंथेसाइज भी किया जा सकता है लैब में। और ये क्या होता है, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, सिर्फ बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, बाकी इन्फेक्शन को ट्रीट ही नहीं कर सकता। उसके बाद है वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज। तो ये क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देती है वैक्सीन। अब वो कैसे करती है वो हम आगे पढ़ते हैं। A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from uh, weakened or killed form of microbe. It's toxic or one of its surface group. तो ये क्या होता है, डिजीज जो कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। वीक जब हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं। अब हमारी बॉडी जब उससे लड़ती है तो हमारी बॉडी उससे इम्यून हो जाती है। फिर जब वो स्ट्रांग वाला हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी इससे आराम से लड़। तो ये काम होता है वैक्सीन का। वैक्सीन कैन कॉन्फर एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक हार्मफुल एजेंट बाय स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम टू अटैक द। और जब इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा कि वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखेगा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ क्या करना है, तो वो जब असली एंटर होएगा तो वो आराम से किल कर देगा। द फर्स्ट वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर। ये याद रखना है। क्या है, यूज टू काउपॉक्स वायरस। काउपॉक्स वायरस पे जो है इन्होंने ट्राई किया था। उसके अलावा एडवर्ड जेनर ने और क्या किया था, काउपॉक्स वायरस पे ट्राई किया था, और क्या किया था जिसको वैक्सीनिया बोला था। टू कन्फर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ताकि स्मॉल पॉक्स से बचाया जा सकता है रिलेटेड वायरस इन ह्यूमन। जो क्या होता है, जो ह्यूमंस में होता है स्मॉल पॉक्स, और काउपॉक्स काउ में होता था। Immunization is a process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease, typically by administration of vaccine. वैक्सीन से क्या होगा, हमारी बॉडी इम्यून हो जाएगी। फिर जब असली इन्फेक्शन एंटर होगा तो वो आराम से उसके थ्रू फाइट कर लेगी। ये आपने याद रखना है। और इम्यूनाइजेशन ही के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है, और ये क्या है, एक एक्टिव एक्टिव वे है जिससे बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। डिफाइन बायोटिक एंड ए बायोटिक। तो बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इंटरैक्ट इन एन इकोसिस्टम और कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम के अंदर इंटरैक्ट करे वो बायोटिक है। ठीक है। और these living component include producer consumer of all types and decomposer। अब जो प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट हो गए, कंज्यूमर हो गए जैसे कि हम, और डिकम्पोजर हो गए जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। और एबायोटिक क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम आर द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग व्हिच इन्फ्लुएंस अपॉन द बायोटिक कंपोनेंट। ये वो चीजें होती हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर असरअंदाज होती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। और क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आर लाइट। जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर, सॉइल, एयर। ये बायोटिक तो नहीं है क्योंकि इकोसिस्टम में इंटरेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये क्या कर रही है, ए बायोटिक, जो ए बायोटिक होते हैं वो क्या कर रहा है, बायोटिक कंपोनेंट्स को पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट है, वाटर, सॉइल, और ये सब क्या है, जैसे कि प्लांट की मदद कर रहा है, ह्यूमन की कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो बायोटिक नहीं है, ए बायोटिक में शामिल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। राइट डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग। तो मेडिसिन और ड्रग के दरमियान डिफरेंसेस बताने। मेडिसिन क्या होता है, यूज टू क्योर डिजीज। मेडिसिन का काम क्या होता है, डिजीज को क्योर करना। और ड्रग्स का काम क्या होता है, इनका काम भी यही होता है, मे बी यूज टू क्योर। ये मेडिसिन ये भी ट्रीट करने के लिए ही यूज की जाती हैं। और क्या होता है, सेफ फॉर द ह्यूमन बॉडी। मेडिसिन जो होती है ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ होती है, लेकिन जो ड्रग्स होते हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, मे बी हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। ट्रीट दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन एक चीज फायदेमंद है और एक चीज जो है वो समटाइम नुकसान भी दे सकती है। हैव इनसिग्निफिकेंट टॉक्सिक इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स। तो इनके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और क्या होता है, जो ड्रग्स होते हैं उनका क्या क्या होता है, मे हैव सिग्निफिकेंट टॉक्सिक और साइड इफेक्ट। इनके अंदर भी जो है कुछ इनके अंदर इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब बहुत कम ऐसे टॉक्सिक नुकसानदेह चीजें होती है। लेकिन ड्रग्स में क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि बहुत से इंपॉर्टेंट, बहुत जो है टॉक्सिक और साइड इफेक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी पे हो सकते हैं। और क्या होता है, मेडिसिन आफ्टर द एलिमेंट।
इज क्योर्ड, यानी कि जब डिजीज क्योर हो जाता है क्या हो जाता है, देयर इज नो एडिक्शन अमंग द पेशेंट टू यूज दिस कंपाउंड। और जब बंदा सही हो जाता है तो उसको किसी किस्म की एडिक्शन नहीं होती। लेकिन जो मेडिसिन में, लेकिन जब ड्रग्स होता है तो क्या होता है, वो उसके जो डेवलपमेंट इनमें इज क्योर्ड। अब जब बंदा सही हो जाता है ड्रग से तो क्या होता है, पेशेंट माइट डेवलप एन एडिक्शन, इंसान को उसकी एडिक्शन होने लग जाती है तो बस यूजिंग दिस कंपाउंड। अब उसको एडिक्शन हो जाती है कि वो उस चीज को बार बार यूज करता रहे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, डिफाइन पेन किलर्स। पेन किलर्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक रिड्यूसेस द पेन बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस। तो पेन किलर्स क्या होते हैं, वो सीएनएस के ऊपर एक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, पेन को डिक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पैरासिटामोल, पेनाडोल, एस्पिरिन हो गया, और पेनाडोल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या है, पेन किलर की एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है एसिड। सिंपल सी बात है, दर्द को कम के लिए कि ये जो दवाई यूज की जाती है पेन किलर होती है, ये डायरेक्ट सीएनएस की तरफ एक्ट करती है जिससे दर्द की सेंसेशन कम हो जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, डिफाइन एसिड रेन, अर्बनाइजेशन एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो एसिड रेन क्या होती है, ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर फ्यूल बर्न, मोर एसिड्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज। एज अ रिजल्ट ऑफ these consumption, more carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide are liberated in air from their चिमनीज। तो एसिड रेन में क्या होता है, जब बहुत सारी ये जो गैसेस हैं ये इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होती हैं, बारिश होती है तो ये चिमनीज वगैरह के थ्रू रिलीज होती हैं। अभी जब बारिश होती है सारी चीजें वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं और एसिड बना देती है। इसकी वजह से ये जो एसिड रेन होती है बहुत सारे नुकसानात की वजह बनती है। व्हेन ब्रेन फॉल्स थ्रू दिस पॉल्यूटेड एयर एक्सटू रिएक्ट्स विद दीस गैसेस। अब ये जो गैसेस जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, जब बारिश के पानी के साथ मिक्स होगी तो क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी एंड दीस गैसेस इन एयर एंड प्रोड्यूसेस कार्बन, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, SO2 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, और NO2 के साथ नाइट्रिक एसिड बना देगी, किसके साथ, वाटर के साथ मिलकर, ये सारी जो टॉक्सिक गैसेज है। और क्या होगा, दीज एसिड रिमेन्स एज वेपर एंड कंडेंस इनटू लिक्विड विद टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, ये जो चीजें होती हैं ये वेपर्स का फॉर्म बना लेती है और कंडेंस हो जाती है। तो एसिड डिस्ट्रॉय, अब ये जो ये एसिड वाली बारिश होगी तो क्या होगा, क्या क्या नुकसान होंगे वो भी हम बताएंगे इसमें। सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ सॉइल जो है वो मर जाएंगे, स्किन ऑफ एनिमल जो है वो, एनिमल्स की स्किन डैमेज हो सकती है, बिल्डिंग मटेरियल खराब हो जाता है, इतनी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो इस एसिड रेन की वजह से खराब हो जाते हैं। इसके बाद है अर्बनाइजेशन। अब हम बताना है अर्बनाइजेशन क्या होता है। द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज जनरेटेड अनदर सीरियस प्रॉब्लम, दैट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, दीज पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट कंटिन्यूसली टू अर्बन एरियाज फॉर बेटर जॉब, एजुकेशन एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो लाइफ को ज्यादा और बेहतर बनाने के लिए, बेटर करने के लिए क्या होता है, अर्बन एरियाज, अर्बन का मतलब क्या होता है, जो शहरी इलाके होते हैं। इन 1947 अर्बन पॉपुलेशन वाज 18%। 1947 में 18% थी शहरी आबादी। उसके बाद क्या हुआ, टुडे इज मोर देन 40, अब 40% से भी ज्यादा बढ़ गई है। द कच्ची आबादी इंक्रीजेज इन अर्बन एरिया। अब क्या हो रहा है, जो अर्बन एरिया हो रही है वहाँ कच्ची आबादी इंक्रीज हो जाती है। कच्ची आबादी मतलब जो टूटे फूटे इलाके होते हैं जहाँ थोड़े स्लम्स टाइप एरिया होता है। इट कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। तो अब इन कच्ची आबादियों की वजह से क्या होता है, एयर, वाटर और सॉइल पे जो है पॉल्यूशन हो जाती है। और क्या होता है, बिसाइड द सॉइल लेवल आल्सो इंक्रीज, दीज इंक्लूड ड्रग अब्यूज। अब जब इस टाइप के लोग रहेंगे तो क्या होगा, ड्रग का अब्यूज, ड्रग्स लोग लेना शुरू कर देते हैं, चोरियां, लूटिंग, आर्सन, किडनैपिंग, डेकोटीज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, एथनिक क्लैशेस, लिंग्विस्टिक राइट्स। तो ये सारे वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो जब अ, ज्यादा अनपढ़ लोग जो है कच्ची आबादी वाले हमारे अर्बन एरियाज में शामिल होते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, किडनैपिंग वगैरह, लूटना और ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीजें। इफ वी will not control birth rate and rapid growth of urban areas, history indicates that nature hopefully perform natural population control by disease, feminine and war। तो ये अगरचे आबादी इस तरह से नहीं कंट्रोल करेंगे तो फिर नेचर कंट्रोल करती है, और इससे क्या नुकसान होता है कि बहुत सारे डिजीजेज हो जाते हैं, जंगें हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम है। तो ऑर्गेनाइजेशन की ये कुछ इसके अंदर मैंने आपको बताया होती क्या है और इनके क्या क्या अफेक्ट्स होते हैं अगर ये बढ़ जाए। उसके बाद है इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं, ये अपने 9 के सिलेबस में भी है। इंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी डिफाइंड एज दोज स्पीशीज which are under risk or threat of being extinct।
यानी कि वो स्पीशीज जिनका खतरा हो कम होने का दुनिया से, उनको बोलते हैं endangered स्पीशीज। इन अदर वर्ड स्पीशीज विच आर अबाउट टू एक्सिस्ट, यानी कि वो स्पीशीज जो दुनिया से खत्म होने वाली है उन्हें endangered स्पीशीज कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, डिफाइन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पायरुवेट एसिड चेंजेस टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुवेट एसिड चेंज हो जाता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपने याद रखना है, अल्कोहलिक में अल्कोहल तो प्रोड्यूस हो रहा है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, किससे? पायरुवेट एसिड से। उसके बाद क्या है, दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट बाय ईस्ट, सैकरिन एयर, एंड सम बैक्टीरिया। तो ये जो है इनकी वजह से जो है, इनके अंदर जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाई जाती है, बैक्टीरिया जैसे इसी में। और क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई ब्रेड डो राइजेस। अब आपको पता चल गया होगा कि जब ये एमसीक्यूज में भी आता है कि ये ब्रेड है, ठीक है, अब जब इसके अंदर क्या होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि ब्रेड को राइज करके इसको इतना बड़ा टाइप बना दे, इसकी वजह से ब्रेड राइज होती है। उसके बाद है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक तो थी अल्कोहलिक, अब लैक्टिक एसिड की बात है। तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, पायरुवेट एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरिक एसिड की ग्लाइकोलाइसिस होती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड। पहले अल्कोहलिक में पायरुवेट एसिड अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता था। अब इसमें क्या होगा, जो पायरुवेट एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, lactic acid. The type of fermentation is carried out by the bacteria Streptococcus and Lactobacillus species for souring milk into yogurt and production of various type of cheese. अब ये जो चीज वगैरह होती है वो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जाती है। जजाकल्ला, आप आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो से हम लॉन्ग स्टार्ट करें।